नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है। आप सब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा तो लिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सब करवा लिए, पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या करना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, हर एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, अन्यथा आपको जीएसटी में पेनाल्टी लग सकती है, नोटिस आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी जीएसटी नंबर कैंसिल भी हो सकती है। बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप सबको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सरल शब्दों में आप सबको समझाऊंगा। चलिए मेरे वाइट बोर्ड पर, आप सब मेरे वाइट बोर्ड पर आ गए। ये मैं बता रहा हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आफ्टर वर्क। ठीक है, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिए। हाँ, मैं विजुअल नहीं हूँगा, बस वो बोर्ड से मतलब रखिए, बोर्ड आपको विजुअल होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, सबसे पहले आप जो बिजनेस प्लेस है उसके बाहर एक बोर्ड बनवाइए फर्म के नाम का। वो फर्म के नाम का बोर्ड जहाँ पे बिजनेस प्लेस है वहाँ बाहर लटका दीजिए कि डिपार्टमेंट से कोई भी आए आपको परेशान न करे। ठीक है, और जीएसटी सर्टिफिकेट को आप ऑफिस में लगा दीजिए। आपको कोई डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वालों जो भी आएंगे वो कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन डिटेल खुद बनाना पड़ता है। मतलब कि जीएसटी से प्रोविजनल आईडी आपको मिल जाता है और वन टाइम पासवर्ड मिलता है। ठीक है, आपको प्रोविजनल आईडी के ज़रिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड खुद बनाना पड़ता है। आप उसको बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देन तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, जो बैंक ऐड करना। आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, 10A की नोटिस आती है कि आपको 30 दिन के अंदर, या अगर प्रोप्राइटर है प्रोप्राइटर का बैंक डिटेल, या प्रोप्राइटर का करंट अकाउंट खुल गया तो करंट अकाउंट का डिटेल, या पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप करंट अकाउंट का डिटेल, या आपका प्राइवेट लिमिटेड फर्म है उस फर्म का बैंक डिटेल यहाँ पे ऐड करना रहता है। तीसरा काम आप समझ गए, इनवॉइस फॉर्मेट सेट। इनवॉइस फॉर्मेट सेट का मतलब ये है, आप चाहे कंपोजिशन में हो, कंपोजिशन और समाधान, हिंदी में समाधान कहते हैं, कंपोजिशन में हो चाहे रेगुलर में हो। ये कंपोजिशन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है, आप मेरे पीछे की वीडियो में जाएंगे तो मैंने इसका डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, कंपोजिशन विथ रेगुलर। ठीक है, तो अगर आप कंपोजिशन में हैं तो कंपोजिशन में आपको क्या करना है कि बिल ऑफ सप्लाई काटना है। बिल ऑफ सप्लाई काटेंगे, वहाँ पे टैक्स इनवाइस ना रह के बिल ऑफ सप्लाई सप्लाई रहेगा। ठीक है, उसमें बिल में रहेगा जीएसटी नंबर, इनवाइस नंबर, डेट, बायर की डिटेल, एचएसएन कोड, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी नहीं होगा उसमें। ठीक है, कंपोजिशन में आईजीएसटी नहीं होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी भी नहीं होगा। डायरेक्ट बस बिल ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट और बायर डिटेल, एचएसएन कोड। ठीक है, अब यही टैक्स इनवॉइस अगर रहेगा, आप अगर रेगुलर में हैं तो आप टैक्स इनवॉइस काटेंगे। ठीक है, आप टैक्स इनवॉइस काटेंगे
नोट भी करते रहिए। टैक्स इनवॉइस काटेंगे जिसमें कंपलसरी होता है जीएसटी एन नंबर, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, ठीक, इनवॉइस डेट, ठीक, इनवॉइस डेट हो गया, जीएसटी रेट, ठीक, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये आपके इनवॉइस फॉर्मेट में, टैक्स इनवॉइस के फॉर्मेट में ये रहेगा। बिल ऑफ सप्लाई कब कटता है आपको बता दिया, जब समाधान में है, कंपोजिशन में है, और टैक्स इनवॉइस आपका रेगुलर में कटेगा, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है मेरा जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न कौन कौन से होते हैं आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी होता है। जीएसटी रिटर्न कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल अपलोड करनी पड़ती है, और जीएसटी के लास्ट डेट क्या होती है, जीएसटी रिटर्न की क्या क्या डेट होती है और उसकी लास्ट डेट क्या होती है। अगर लास्ट डेट पे फाइल नहीं किया तो आपको दिक्कत क्या हो ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं रेगुलर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जीएसटी रिटर्न में रेगुलर में जो सबसे पहला होता है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जो भी हम सेल करते हैं, जो भी हम माल बेचते हैं, ठीक है, उसका टैक्स इनवॉइस काटते हैं तो उसकी डिटेल जीएसटीआर 1 में जाती है। और कोई माल अगर बायर वापस कर देता है, क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट वगैरह, ये हमारे जीएसटीआर 1 में जाता है। और जीएसटीआर 1 की लास्ट डेट जो होती है हर मंथ के 11 तारीख होती है। और अगर हम 11 तारीख को से तक अगर हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करते हैं तो जितने भी हम रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचे होंगे, जितने भी जीएसटी नंबर वाले रजिस्टर्ड डीलर को हम माल बेचे होंगे, उनको जो इनपुट आईटीसी उनको मिलती है उस मंथ में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। जब हम फाइल करेंगे जीएसटी 1 तब उनको रिफ्लेक्ट करेगा, तभी वो आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो आप ये चीज़ समझ गए, जीएसटी 1। और दूसरा होता है जीएसटीआर 3 बी। जीएसटीआर 3 बी एक महत्वपूर्ण रिटर्न है जिसमें हम जो भी सेल करते हैं, जो भी परचेस करते हैं, परचेस में जो भी आईटीसी मिलती है, सेल के जो भी लायबिलिटी टैक्स की बनी हो उससे एडजस्ट करते हैं और फिर टैक्स बनता है। तो जीएसटीआर 3 बी हमेशा हर महीने के 20 तारीख को रिटर्न फाइल होता है। अगर हम 20 तारीख को रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो पर डे के हिसाब से 50 रुपये पेनाल्टी लगेगी, और जो भी ट्रांजेक्शन होगा हमारा, जो भी हम उस मंथ में ट्रांजेक्शन किए होंगे उसका 18% एनुमन मतलब ईयरली ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। 18% ईयरली इंटरेस्ट लगेगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर यही हम जीएसटीआर 3 बी और जीएसटीआर 1 नील फाइल करते हैं, उस केस में हमें 20 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। तो डेट का ध्यान दीजिएगा, 11 तारीख हमारा जीएसटीआर 1 का है और 20 तारीख हमारे जीएसटीआर 3 बी का है। अब हम आ जाते हैं, अगर हम कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब समाधान में है, तो उसमें कौन से रिटर्न जाते हैं, ठीक है, उसकी लास्ट डेट क्या होती है, अगर नहीं भरते हैं तो क्या होता है। कंपोजिशन में क्वार्टरली रिटर्न जाता है, ठीक है। क्वार्टरली CMP 08 के माध्यम से हम जो भी टर्नओवर करते हैं, जितना भी उस क्वार्टर में टर्नओवर है उसका 1% हम जीएसटी जमा कर देते हैं। CMP 08 हर क्वार्टर के 18 तारीख को जमा होता है। अभी इसमें पेनाल्टी नहीं लगती पर आगे चलकर पेनाल्टी इसमें लगेगी।
और GSTR 4 ये हर हर ईयर 30 जून लास्ट डेट होती है। हर साल एक बार चारों क्वार्टर का इसमें पूरा डिटेल जाता है। हर साल एक बार 30 जून इसकी लास्ट डेट होती है। ठीक है, पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको CMP 08 में तो कोई पेनाल्टी नहीं लगती, पर अगर GSTR 4 अगर टाइमली नहीं फाइल किए तो पर डे आपको 100 रुपये CGST, 100 रुपये SGST पेनाल्टी लगेगी। तो इसको ध्यानपूर्वक फाइल कर दीजिएगा। अब छठा पॉइंट दिख रहा है आपको, ITC। ITC क्या होता है? जैसे अभी हमने पीछे भी बताया है और पीछे की वीडियो में भी बताया। ITC जब हम माल खरीदते समय जो भी हम माल खरीदे उसमें नीचे देखिए GST लगी रहती है। वो ITC हम उस समय पैसा पेमेंट करते हैं पूरा, माल का भी और GST का भी, तो वो ITC हमें मिल जाता है। तो फ्यूचर में जो भी हम सेल के माध्यम से टैक्स की लायबिलिटी खड़ी करते हैं उससे एडजस्ट हो जाता है। ITC का मतलब ये होगा। अब ई-वे बिल, सातवां पॉइंट जो है मेरा, ई-वे बिल हमारा जो भी माल एक जगह से दूसरे या मूवमेंट करता है, ठीक है, 50,000 के ऊपर का माल है तो ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है। अगर हम ई-वे बिल नहीं बनाते तो उस केस में 100% की पेनाल्टी डिपार्टमेंट की तरफ से हमें लगाई जाएगी। ठीक है, बुक कीपिंग हालांकि पहले ही बताना चाहिए, हम बाद में बता रहे हैं। टैली प्राइम का हमने कोर्स भी डाला हुआ है, वो ठीक से देखिएगा आप लोग को। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है, हमको जितना भी रिकॉर्ड है, सेल परचेज, बैंक और एक्सपेंसेस, इनकम, सारा डिटेल हमें अपने सॉफ्टवेयर या मैनुअल या एक्सेल कहीं भी मेंटेन करना चाहिए, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो समझे होंगे और मेरे स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर आपने GST रजिस्ट्रेशन करवाया है, ये स्टेप को फॉलो करिएगा। इसके ज़रिए आपको बेनिफिट मिलेगा और फ्यूचर में कभी कोई नोटिस नहीं आएगी। ठीक है, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा आपको और टेंशन फ्री होकर आप अपना बिजनेस कर सकेंगे। आपका सब चीज़ मेंटेन रहेगा तो आप डिपार्टमेंट की तरफ से परेशान नहीं होंगे और आप स्मूथली माइंड फ्रेश होकर अपना बिजनेस कर सकते हैं। आप सब मेरा ये वीडियो अगर देखे हो, अगर ज़रा सा भी फ़ायदा लगे इस वीडियो के ज़रिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद।